और समस्त राजनीतिक पार्टियों से कि इस देश को अर्ध गुलाम किसने बनाया। ये देश अर्ध गुलाम देश है, पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। और अगर पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है तो भारत का जो संविधान है, उसका मेटलाइजेशन, उसका सजीवीकरण, उसको जिंदा रखने का काम कौन करता है? ये तीन लोग करते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अगर हमें कोई शिकायत है तो हम अपने संबंधित थाने में FIR लिखावें, वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो चीज इन्वेस्टिगेशन होने के बाद न्यायपालिका में जाएगी और न्यायपालिका निर्णय करेगा। हम आप सबसे, पूरे हरियाणा से, पूरे जाट समाज से, पूरे वीरों से और हिंदुस्तान के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी FIR लिखाना चाहता हूँ। यहाँ के थाने में, उर्दूतक के थाने में FIR लिखाऊंगा कि ये नोट जो है ये फ्रॉड है, ये नोट भारत का नोट नहीं है, हमारी FIR लिखी जाए। लेकिन FIR लिखने को पूरे भारत के कोई थाने लिखने को तैयार नहीं। बाबा जय गुरुदेव ने संगठित करने के लिए पूरे देश को, क्योंकि नेताजी को तो लोग तभी भूल गए, नेताजी को इस देश में पहचानने वाला है कौन? कौन ये कहेगा कि नेताजी है? अगर कोई व्यक्ति झूठ बन के आ जाए और ये कह दे मैं नेताजी हूँ, तो आप कैसे मान लेंगे? 16 जनवरी सन 41 को वो चले गए, 60 सालें वो हो गई, 24 सालें ये हो गई, 84 वर्षें हो गई। तो उन्होंने सन 70 में, सन 52 में 13 आदमियों को एक गुरुमंत्र, एक नामदान दिया, ईश्वर भक्ति का पाठ पढ़ाया बनारस में। और वो पाठ उन्होंने पूरे भारत में पढ़ाया। और वो पाठ पढ़ाने के बाद सन 70 में सोनपुर एक जगह बिहार में है, और सोनपुर से दिल्ली के लिए यात्रा निकली। और उस यात्रा में उन्होंने ये कहा कि आगे भविष्य में 10 रुपया किलो गेहूँ, चावल, चीनी, जो चना, मटर बिकेगा, 1 रुपये की 1.5 छटाक चीनी मिलेगी, 100 रुपये की खाद की बोरी हो जाएगी, 100 रुपये सीमेंट की बोरी हो जाएगी। चीन और अमेरिका का भयंकर युद्ध होगा, उसी समय रूस भी चीन अमेरिका पर हमला करेगा और भारतवर्ष उसी समय चीन की डाक की मदद करेगा। ये सारी भविष्यवाणियाँ की जो अर्थ से संबंधित थी। लोग समझे नहीं कि जब मुद्रास्फीति होगी और मुद्रा संकुचन का क्या प्रभाव है और मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है। सन 70 में 4 करोड़, सन 71 में 6 करोड़ और सन 72 में 10 करोड़, 20 करोड़ लोगों का जनजागरण कर दूंगा और देश में सीताहरण होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो 18 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच में चित्रकूट में एक कार्यक्रम हुआ और हम लोगों से यह कहा गया कि बच्चों तुम एक कुल्हाड़ी इतना बड़ा टकोरा लेकर के वहाँ जाना चित्रकूट में और वो तुम्हारे काम आएगी। जब वहाँ पर एक मंच पे हम जैसे किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि बच्चों होशियार रहना, यहाँ के कांटे, यहाँ के भाटे और यहाँ के पंडे मशहूर हैं, तो वो लोग जय गुरुदेव बालों को मारने लगे और उन्होंने एक धर्मशाला में बंद कर दिया। फिर यह कहा गया कि जिस जिले के हम हैं उस जिले के लोगों को, फर्रुखाबाद जिले के लोग और हरदोई के 500 नौजवान जाएं वहाँ पर और उनको बचाएं। तो कुल्हाड़ी ले करके गए तो वहाँ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था, उसने कह दिया फायर और उसने गोली चलाना पुलिस ने शुरू कर दी। हम लोग जब थाने में घुस गए और 3 राइफलें छीन ली तो बाबा जी ने कहा बच्चों हमने ये तो नहीं कहा था, लेकिन तुमने राइफलें छीन ली, कोई बात नहीं, अब इन राइफलों को सत्ता जमा कर दो। उस मुकदमे में आपने क्या किया? उसके बाद में 24 दिसंबर से 1 जनवरी 31 दिसंबर तक हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ। वहाँ एक पुस्तक बची, बाबा जय गुरुदेव तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भविष्यवाणी तथा नया संविधान पढ़िए। पूरा नया संविधान आ चुका है, पूरा संविधान आ चुका है, पूरे परिवर्तन की तैयारी है। तो ये सब किया उन्होंने। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो बाबा जी आपके नाम पर नेताजी थोपे जा रहे।
फिर उसके बाद 74 में हीरालाल दीक्षित ने और उत्तम चंद मल्होत्रा ने एक पंपलेट बांटा और उस पंपलेट में ये लिखा हुआ था कि बाबा जय गुरुदेव ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। 23 जनवरी कानपुर फूलबाग के मैदान में 5 बजे आएंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आकर के देख लें। अगर मैं ये साबित न कर सकूं कि बाबा जय गुरुदेव ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं तो मुझे लाल किले पर फांसी लगा दी जाए। तो मैं तो 70 से जुड़ा हुआ था, वो सब देख रहा था तमाशा और वो सब हो रहा था। हमारा परिवार राजनीतिक रहा और हमारे पिताजी खुद 92 गाँव के प्रधान रहे। तो हम तो महात्माओं पर उतना विश्वास नहीं करते थे, हम तो नेताजी की वजह से बाबा जी के साथ में आए थे। और जब नेताजी का काम शुरू हो गया तो हमने कहा ये तो ठीक है। उस समय सेंट्रल सीआरडी के इंस्पेक्टर एक बाढ़े जी हुआ करते थे, उन्होंने हमें घेर लिया और रोक लिया, बोले ये क्या प्रचार करते हो। तो वो सब घटनाएं घटी। अब जब इमरजेंसी देश में लग गई, जिला बस्ती चकिया में बाबा जय गुरुदेव ने यह कहा, पुलिस के सिपाहियों होशियार, जब ये प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भागने लगे तो उन्हें एरोड्रम पर गिरफ्तार कर लेना, भागने मत देना। तो बाबा जय गुरुदेव को खलीलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और कानपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और बिना किसी चार्ज के और बिना किसी बात के छोड़ दिया गया। उसके बाद में देश में 25 जून को इमरजेंसी लग गई। बाबा जय गुरुदेव ने कहा सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो जाओ, जनता पार्टी बना लो और आप जीत जाएंगे। और आप जीत गए। हमने 1 लाख लेटर प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपतियों को सबको ज्ञापन सौंपे कि आप 21 महीने जेल में रहे हैं, 21 महीने सरकार चला लीजिए, उसके बाद देखता हूँ मैं कि क्या होता है, ये स्थिति प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। लेकिन 21 महीने तक सरकार नहीं चलाई और सरकार तोड़ दी। उसके बाद 83 में बाबा जय गुरुदेव ने टाट पहना दिया और सन 88 की स्पीच उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा 1 रुपया था, धोखा हो गया। तो ये तो ब्रह्मास्त्र है, 1 रुपया था, धोखा हो गया। ये बात लोगों की समझ में नहीं आई कि ये रुपया कैसे धोखा हो गया। तो कुछ लोग उग्रवादी थे, वो लोग जैसे यहाँ उग्रवादी हैं, वो कहते हैं राजनीति करेंगे। ये 200 आदमी आप बैठे हैं, आप राजनीति करेंगे, आप राजनीति करेंगे, आप परिवर्तन ले आएंगे, इन्हीं में घुल मिल जाएंगे, आप इन्हीं में घुल मिल जाएंगे। आप तो संगठन बनाइए। हम तो बलेरा का नाम सुनकर इसलिए आए थे, इन्होंने जो 10 काम किए उसके लिए नहीं आए थे। इन्होंने तो ये कहा कि सिक्का, तो हमने कहा हमारे सिक्के का काम कोई तो कर रहा है। और जब हम अपनी तरफ स्पीच देने जाते थे तो हम जय गुरुदेव वालों से कहते थे कि अब जय गुरुदेव वालों की आवश्यकता नहीं है, हमको तो पढ़े लिखे लड़के जो BA पास हों, जो MA पास हों, जो LLB हों, जो PhD हों, जो IAS हों, जो IPS हों, उनके साथ में मीटिंग कराइए, उनके साथ में बैठेंगे। और केवल एक प्रश्न पूछना है कि भारत की करेंसी का जन्म किस तारीख को हुआ। तो ये भारत का सिक्का लगभग 55 देशों का गुलाम है, अकेले भारत का गुलाम नहीं है। अगर भारत के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फिर साथ नहीं दिया और फिर खड़े नहीं हुए तो 55 देशों में से कोई न कोई देश तो नेताजी के साथ में खड़ा ही हो जाएगा और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है। और जब जिंदा है तो देश में कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा। अभी परसों एक गाँव में हम गए, वहाँ लोग बहस करने लगे, वहाँ लोग कहने लगे तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। हमने कहा हमारे साथ एक ज़िले में 1 लाख आदमी है, हरदोई ज़िले में जय गुरुदेव वालों की गिनती कर लीजिए, 1 लाख से अगर एक आदमी कम निकल आवे तो आप बता देना। लेकिन ये जो इन्फॉर्मर्स जो खरीदे हुए गुलाम हैं, उन्होंने 20 पार्टियाँ खड़ी कर दी, वो पार्टियाँ तोड़ दी। लेकिन जिस समय नेताजी आएंगे मंच पर तो उस समय क्या होगा, देश में भूचाल आ जाए। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि सिक्के के प्रश्न को आप तेजी से उठाइए। सिक्के के लिए रामवृक्ष यादव ने ऊधम काटा और ये कहा बाबा जी से कि इस तरीके से आप छुपकर कब तक रहेंगे। तो उन्होंने कहा आप सिक्का ले आइए, मैं मैदान जंग में आ जाऊँ। तो उनको कलकत्ता ले गए बुला करके 2 आदमियों को, हीरालाल जी, रामवृक्ष यादव को और प्रेमचंद बाबा, एक गोरखपुर के हैं उनको। उन्होंने बैतल थाने में एक FIR लिखाई
कि ये नोट फ्रॉड है, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर उन्होंने बैतल थाने में SSP को एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर 156(3) में गए कि रिपोर्ट लिखी जाए, रिपोर्ट टेक्निकल आधार पर खारिज कर दी गई। फिर जबलपुर हाई कोर्ट गए, 3 बार वहाँ रिव्यू किया और फिर भारत सुप्रीम कोर्ट चली। ये पूरे भारत में प्रचार किया गया। 17 प्रांतों में राम वृक्ष का काफिला निकला और तीसरा काफिला निकला, उसमें मात्र 668 आदमी थे और वो काफिला जवाहर बाग में जाकर के टिका और मैं भी उस काफिले में 1.5 साल तक वहाँ रहा। समझो या दुर्भाग्य समझो, कोई कुछ भी कहे, उस मंच से केवल राम वृक्ष यादव और हम ही स्पीच देते। लेकिन अब ये जय गुरुदेव वाले स्पीच नहीं देने देते, कहते ये तो सिक्का जो है बड़ा वैसा है। तो हमने कहा हम दूसरे लोगों में जाएंगे, तो हम इधर चले आए। अब हमें यहाँ भी मालूम पड़ा, कल 25 मिनट का समय दिया गया है। आपको एक बात है केवल कि ये कागज़ का नोट है, ये नोट कागज़ का है, ये वचन पत्र है। हम आपके गांव में गए और आपके गांव में गए, आपने एक स्टाम्प पेपर, अरे भाई शांत रहिए, आपके गांव में हम गए और आपके गांव में आपने 10 बीघा ज़मीन हमको लिख दी। तो स्टाम्पी पेपर पे लिख के दे दी हमें ज़मीन आपने, तो वो 10 बीघा लिखा आपने, न तो वर्ग फुट लिखा न वर्ग मीटर लिखा, 10 बीघा लिख दिया। तो बीघे के कोई माने होते हैं, बीघे के कोई माने होते हैं। हम 10 साल बाद आपके गांव में फिर गए और फिर आपने 10 बीघा ज़मीन लिख ली और फिर 10 साल बाद गए तब फिर 10 बीघा ज़मीन लिख दी। तो जब ज़मीन मांगने के लिए गए तो आपने कह दिया 10 बीघा बराबर 10 वर्ग मीटर। ये क्या धोखा है? आपने जब कागज़ का सिक्का हमें दिया, नोट दिया, तो ये क्वाइन एक्ट 1906 से नियंत्रित और संचालित नोट है। ये नोट जो है क्वाइन एक्ट 1906 से नियंत्रित और संचालित है। क्वाइन एक्ट 1906 क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि एक सोने का सिक्का होगा जिसका वजन 11.664 मिलीग्राम होगा। एक सिक्के की कीमत 15 रुपये चांदी के होंगे और वो 1 रुपया कागज़ का बराबर 1 रुपया चांदी का, अर्थात 15 रुपये बराबर एक सोने का सिक्का, अर्थात 772 मिलीग्राम सोना बराबर एक कागज़ का रुपया। ये हम नहीं कह रहे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी LLB, जितने भी PhD, जितने भी IAS, सारे लोग शोध कर रहे हैं कि 1906 एक्ट ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अगर हमारी बात झूठ है और नहीं कह रहा है तो हमारा मुँह काला करो और हटा दो। अगर ये कह रहा है तो जब कागज़ का रुपया जो है वो कागज़ का रुपया नहीं है, वो बेट है, और जो बेट है वो एक सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर बेट का निर्धारण होता है और बेट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब 772 मिलीग्राम 1 रुपये कागज़ की कीमत है तो उसको आपने उस कीमत को चेंज कैसे कर दिया? 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक भारत में आई, 35 में उसने काम शुरू कर दिया, 10% मानक उसने उसी समय घटा दिया। सन 47 में आज़ादी आई, इन कांग्रेसियों ने गोपनीय समझौता कर लिया कि आपके सिक्के के आधार पर, आपके आधार पर ही नोट चलाएंगे। 268 टन कुछ किलो क्विंटल ये सोना हमारा नित काम बैंक में रखा। क्यों रखा? कि नोट जो छपेगा वो ऑन डिमांड छपेगा, नोट जो छपेगा वो ऑन डिमांड छपेगा। ये एक्ट का शब्द है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का अर्थ ये है कि जितना नोट आप छपाना चाहेंगे उतना सोना आपको देना पड़ेगा छपाने के लिए। तो आपने उतना, उस समय तो सोना देते रहे, 47 तक सोना देते रहे और बराबर नोट की कीमत घटा रहे। मैं किसानों से ये आग्रह विनम्रता पूर्वक करना चाहता हूँ कि मैं भी बड़ा आदमी हूँ या बड़ा आदमी था, हमारे पास एक सन 70 का 100 का नोट भी रखा है। उस समय 100 का नोट
हम लेकर के जाते मार्केट में तो हमको आधा तोला सोना मिलता। उस समय हम अपना गेहूं अगर बेचते तो 5 बोरे गेहूं बेचते और 5 बोरे गेहूं खरीद करके 40 रुपया क्विंटल गेहूं था उस समय। तो उस समय 5 बोरे में 1 तोला सोना खरीद लेते। उस समय एक अध्यापक की तनख्वाह 60 रुपये थी, उस समय BA BEd की तनख्वाह 120 रुपये थी और उसे कुल सब मिला करके 180 रुपया मिलता था। तो जब उस समय के मास्टर को 1 महीने की तनख्वाह 180 रुपया मिलती थी BA BEd वाले को, तो वो भी 180 रुपये में 1 तोला सोना खरीद सकता था और हम भी 5 बोरे गेहूं बेच करके 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज जो विकेंद्रीकरण हुआ, आज जो बंटवारा किया गया, उसमें मास्टरों की तनख्वाह इतनी बढ़ा दी कि 1.5 लाख रुपया तनख्वाह, वो 1 महीने में 2 तोला सोना खरीद सकते हैं। और हम किसान 25 बोरे गेहूं बेचेंगे, 30 बोरे गेहूं बेचेंगे, तब 1 तोला सोना खरीद सकते। तो ये 80% जनता देश की, इसको आज तक गरीब बनाया जा रहा, आज तक इसको धोखे में रखा जा रहा। तो ये किसान की खुशहाली कैसे आएगी? किसानों को रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, न्याय, सुरक्षा कैसे मिलेगा? अभी तक देश का कानून ये था कांग्रेसियों के ज़माने में कि अगर ये नोट फेल होगा तो 1 लाख रुपया तक आपको मिलेगा, सारा रुपया जब्त कर लिया जाएगा। अब ये मोदी ने कानून बना दिया कि 5 लाख रुपया तक आपको मिलेगा और सारा जब्त हो जाएगा। तो आप अगर नेताजी को नहीं मानते तो नेताजी ने उस समय ये कहा था कि आज़ादी तो आएगी ही, साथ में जमींदारों की जमींदारियाँ भी चली जाएंगी, साथ में लोगों की, राजे महाराजे की भी चली जाएगी। इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि अगर आपने मेरी बात को नहीं माना, अगर आपने सिक्के की बात में नहीं मानी, तो पूंजीपतियों की पूंजीपतिगिरी चली जाएगी। कम से कम 50 देशों के नक्शे बदल जाएंगे, देश ही नहीं रहेंगे। पूरब का पाकिस्तान खत्म, पश्चिम का पाकिस्तान खत्म। उस समय सन 70 में एक हम गाना गाते थे, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया, ना ही कोई बेधर्मी रहे, ना ही कोई अत्याचारी, सबका उकी हुई सफाई, मरे मांसखोर हिंदू मुस्लिम तुर्किस्तान हो, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत सब ही बोली, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी हिंदी की सही। तो ये सब चीज़ें मेरे खून पसीने की कमाई का अगर ध्यान न मन में लाओगे, जन जन की बुद्धि भ्रष्ट होगी, आपस में लड़ मर जाओगे। अब तो हुई गई धार पटेरे में, तुम जान नहीं कुछ पाओगे, जन जन की बुद्धि भ्रष्ट होगी, आपस में लड़ मर जाओगे। मैंने